हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी क्लास 6 की। जो ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे थे, पहला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। उसका आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ठीक, तो आज हम लोग जो है अक्षांश और देशांतर के बारे में बहुत ही अच्छे से जानेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो आपको बहुत ही अच्छे से और ध्यान से इस चीज को सुनना है। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखिए, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है। ठीक, ये हम लोगों ने पढ़ा था। मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ठीक, बीच में थोड़ी सी उभरी हुई है, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये उभरा हुआ है, और ये वाला जो पार्ट है ये वाला और ये वाला, ये होते हैं ध्रुव। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ी सी चपटी और यहाँ पे भी चपटी है। ठीक, और यहाँ पे उभरी हुई है। ठीक, इतने पूरे पार्ट में उभरी हुई है। ठीक, तो वही बताया गया है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। और ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ये क्या है? ये ग्लोब है, और ये मतलब एक प्रकार से पृथ्वी का क्या है? प्रतिरूप है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं, मतलब बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते। एक पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ठीक, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। इसे अक्ष कहते हैं। ठीक, हम लोगों ने देखा, ये जो है ये है अक्ष। ठीक, ये यहाँ से और यहाँ से एक सुई घुसी इस प्रकार से। ठीक, तो उसको ही अक्ष कहा गया है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हैं। ठीक, तो ये जो है ये हमारा जो है यहाँ पे है, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल, और यहाँ पे है हमारा साउथ पोल। ठीक, ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। ठीक, यानी कि पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, इसलिए ग्लोब को भी पश्चिम से पूर्व की तरफ घुमाया जाता है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। ठीक, तो वो तो हम सबको पता ही है। और इसको देखते हैं, आप कुछ करके सीखें बच्चों के लिए, फिर भी एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। एक बड़ा सा गोलाकार आलू या गेंद लें, स्वेटर बुनने वाली जो सलाई होती है को इसके अंदर घुसा दें। ठीक, यह सलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के अनुरूप है। अब आप इस आलू या गेंद को उसके अक्ष पर बाएं से दाएं घुमा सकते हैं। एक प्रकार से डेमो कि किस प्रकार से धरती घूमती है एक ग्लोब का, वो करने के लिए। ठीक, आगे देखें। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। जो काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, उसको क्या बोलते हैं? विषुवत वृत्त। ठीक, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को, जो उत्तर में, देखिए ये है हमारा विषुवत वृत्त। ठीक, जो बीचों बीच है, और ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रहा है। इसके आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, ये जो इसके ऊपर का जो यहाँ का जो भाग है इसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक, ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहा जाता है। ठीक, ये जो विषुवत वृत्त है इसके समानांतर एक ये रेखा खींची है, एक ये है, एक ये, तो ये सब एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के समांतर है। ठीक, तो इनको क्या बोलते हैं? इनको अक्षांश बोलते हैं, यानी कि लैटिट्यूड। ठीक, अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। ठीक, यहाँ पे देखिए ये डिग्री प्रकार से बना हुआ है, इसको अंश कहते हैं। ठीक, तो इसको अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। ठीक, तो ये जो विषुवत वृत्त है ये हमारा 0 डिग्री हो जाता है, क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। ठीक,
अतः इसका माप होगा 360 डिग्री अंश यानी का 1/4 यानी कि 90 डिग्री अंश। ठीक, इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को भी दर्शाता है। ठीक, तो इधर जो हमारा है उत्तरी ध्रुव ये 90 डिग्री को दर्शाता है और इसी प्रकार से दक्षिणी ध्रुव भी है जो भी हमारा 90 डिग्री को भी दर्शाएगा। आगे देखें, इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। ठीक, यानी कि अगर मैं अक्षांश का मान लिखना है तो उसके साथ उसकी दिशा भी लिखनी है कि वो उत्तर की है कि दक्षिण की है। सामान्यतः इसे उ यानी कि इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं और ये दा। ठीक, यानी इसका मतलब उत्तर इसका मतलब दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील दक्षिण अमेरिका में, जो कि ब्राजील जो है हमारा कहाँ पे दक्षिण अमेरिका में, इसको आपको मैप में देख लेना है। ठीक, तो महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में बेलो होरिजोंटे। ठीक, महाराष्ट्र का चंद्रपुर और ब्राजील का बेलो होरिजोंटे। ठीक, इसको भी आपको मैप में देखना है। दोनों ही एक अक्षांश 20 अंश पर स्थित है। ठीक, 20 अंश पर स्थित कौन कौन? महाराष्ट्र का चंद्रपुर और जो ब्राजील का है बेलो होरिजोंटे। ठीक, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश उत्तर में है। ठीक, चंद्रपुर कहाँ पे? 20 डिग्री नॉर्थ में, उत्तर में। एवं बेलो होरिजोंटे जो है वो विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश साउथ में, दक्षिण में, ठीक, स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री ये उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिजोंटे 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। ठीक, तो देखिए इस तरीके से समझाया गया है इसमें किस प्रकार से इसका उपयोग करना है। आगे देखते हैं, चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं, ये हम लोगों ने समझ लिया किस प्रकार से जो नॉर्थ और साउथ जो है वो किस प्रकार से उसका यूज करते हैं, वो हम लोगों ने देख लिया है। और यहाँ पे एक ग्लोब दिखाया हुआ है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। ठीक, तो यहाँ इस तरीके से भी आपको अपने जो जहाँ पे आप हैं उसका आप अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड जान सकते हैं। तो अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। ये देखिए, ये है हमारी विषुवत रेखा जो कि हम लोगों ने अभी देख ली। ये क्या है? ये 0 डिग्री है। इसके ऊपर है यहाँ पे कर्क रेखा। तो ये जो कर्क रेखा है, ठीक, और विषुवत रेखा बीच में है और नीचे है यहाँ पे मकर रेखा। तो ये जो कर्क रेखा से मकर रेखा तक का क्षेत्र है ये हमारा कहलाता है उष्णकटिबंध। ठीक, यानी कि 23.5 डिग्री जो हमारी जो है उत्तर में है कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण में है हमारी मकर रेखा। ठीक, तो इन दोनों के बीच का जो एरिया है ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है ये है उष्णकटिबंध, इसको बोलते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है 66.5 डिग्री नॉर्थ और यहाँ पे दिया गया 66.5 डिग्री साउथ। इन दोनों के जो बीच का जो एरिया है ये वाला एरिया, ठीक, यहाँ पे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है। ठीक, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और जो 66.5 डिग्री वाली जो लैटिट्यूड है इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव व्रत। ठीक, उत्तरी ध्रुव व्रत यानी कि नॉर्थ पोल सर्कल बोलते हैं इसको। ठीक, उसके आगे अगर हम लोग देखें तो है आता है हमारा, उसके बाद देखें तो आता है हमारा ये उत्तरी ध्रुव जो कि हमारा 90 डिग्री होता है। ये होता है हमारा नॉर्थ पोल 90 डिग्री और साउथ पोल भी हमारा ये यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल ये भी हमारा 90 डिग्री ही होता है। ठीक, तो इसके बीच का जो क्षेत्र है यहाँ पे ये है हमारा उत्तरी शीत कटिबंध और सबसे ऊपर आ जाता है हमारा उत्तरी ध्रुव और इसी प्रकार से दक्षिण में दक्षिणी शीत कटिबंध आ जाता है। ठीक, तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे समझ ली और यही चीज यहाँ पे आगे लिखी हुई है जिसको हम लोग एक बार पढ़ के समझ लेते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश यानी कि समानांतर रेखाएं इसके बारे में बताया है। तो विषुवत वृत्त यानी कि 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव यानी कि 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी हैं और ये हैं उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री जो अभी हम लोगों ने देखी, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा जो कि हम लोगों ने 23.5 डिग्री दक्षिण में है और विषुवत वृत्त 66.5 डिग्री नॉर्थ में जो वृत्त था वो में उत्तरी ध्रुव वृत्त। ठीक, और विषुवत रेखा के ठीक विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त जो हम लोगों ने देखा वो है और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में साउथ में
कौन सा है? दक्षिण ध्रुव वृत्त। ठीक, अब देखते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक, तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक, तो इसे उष्ण कटिबंध क्यों कहते हैं ये आपको समझ में आ गया। आगे देखें, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। ठीक, यानी कि ध्रुव जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे सूर्य की किरणें तिरछी होती जाएंगी। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, मतलब कि मीडियम टाइप का रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक, तो ये हम लोगों ने समझ लिया शीतोष्ण कटिबंध क्यों बोला जाता है। आगे देखें, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त, ठीक, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि वहां पे सूर्य की किरणें बहुत ही कम प्राप्त होती है, मतलब क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता। जो वहां पे सूर्य है वहां पे ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध है। ठीक, यानी कि अगर कोई क्षेत्र बिल्कुल ठंडा है तो वो शीत कटिबंध हो गया, थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा सा ठंडा है, थोड़ा सा मतलब उष्ण, थोड़ा सा शीत। ठीक, तो इसी से मिलकर बना शीतोष्ण, शीत और उष्ण, शीतोष्ण। ठीक, वो मीडियम टाइप का है। उष्ण, उष्ण मतलब गर्म। ठीक, आगे हम लोग देखें, यहाँ पे देखिए चित्र से समझाया गया, देखिए टॉर्च सीधी बिल्कुल पड़ रही है, इसलिए कम एरिया में ये टॉर्च पड़ पा रही है। और सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज है लेकिन कम क्षेत्रफल पर फैल रहा है, और तिरछी सतह पर टॉर्च का जो प्रकाश है वह कम तेज है, ठीक, परंतु अधिक फैलता है। इस प्रकार से सूर्य की रोशनी भी इसी प्रकार से फैलती है। आगे देखें देशांतर क्या है। अब अभी हम लोगों ने अक्षांश को समझ लिया, अब देशांतर देखते हैं। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, जो टोंगा द्वीप है, एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री साउथ में। ठीक, यहाँ दा का मतलब है दक्षिण यानी कि साउथ। कौन कौन सा? प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, यानी कि ये आपको लोकेशन इसकी देखनी कि पैसिफिक ओशन कहाँ पे है, और टोंगा आइलैंड यानी कि टोंगा द्वीप कहाँ पे है। उसके बाद हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप। ठीक, तो ये दोनों की स्थिति आपको मैप में देख लेनी है। ठीक, कहाँ पे देखनी है? मैप में। ठीक, किसी भी जो है किसी भी पब्लिकेशन का आपके पास मैप हो, मैप जरूर रखें, वहां से जो है इस चीज उसको मैप को खोल के रखे रहें और देखते रहें कहाँ पे किसकी लोकेशन है। ठीक, तो आगे हम लोग देखते हैं, उनकी यही स्थिति जानने के लिए जो 20 डिग्री जो दक्षिण में है टोंगा आइलैंड और कौन सा मॉरिशस आइलैंड, उनकी सही स्थिति, ठीक, उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। ठीक, इन इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरी याम्योत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अक्षांशों में मापा जाता है। ठीक, अभी हम लोग ये देख लेते हैं, यहाँ पे देशांतर का चित्र बना हुआ है। ये जो रेखाएं, ये सीधी रेखाएं होती हैं, ठीक, और इनको देशांतर कहते हैं। जो बीच की जो रेखा है ये है 0 डिग्री हमारी। ठीक, जो देशांतर रेखाएं होती है वो बीच में जो इनकी जो वो दूरी होती है सबसे ज्यादा होती है, फिर ऐसे उनकी दूरी जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो इनकी दूरी जो है कम होती जाती है। इनके बीच की दूरी, दो देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर कम होती जाती है। लेकिन अक्षांश में ऐसा नहीं है, अक्षांश में सारी रेखा समानांतर है, एक दूसरे से बराबर दूरी पे है, और जो देशांतर है ये एक दूसरे को जाके ध्रुव पे जाके मिल जाती है। ठीक, तो ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल, इधर है हमारा साउथ पोल। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पे इसको दर्शाया गया है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। अभी मैंने आपको बताया कि ध्रुवों उनके जो बीच की दूरी है वो ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है, और कैसी? अर्धवृत्त है, क्योंकि एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक एक अगर ऐसे गोलाई से अगर ये खींचेगी ये तो ये एक अर्धवृत्त बनाती है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक दूसरे नीचे वाले ध्रुव तक गई है तो वो एक अर्धवृत्त बनाती है। ठीक, वही यहाँ पे बताया गया है। एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। ठीक, जो उनकी जो बीच की दूरी है वो ध्रुवों पर जाके शून्य हो जाती है, यानी कि ध्रुवों पर जाके जो देशांतर रेखाएं आपस में मिल जाती हैं, जहां भी देशांतरी याम्योत्तर आपस में मिलती हैं। ठीक,
मतलब ध्रुवों पर शून्य जाती है, क्योंकि वहां पे जहां पे भी जो देशांतर रेखाएं आपस में मिल जाती हैं। अक्षांश यानी कि समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामयोत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच यानी ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, ठीक कहाँ पे, ये आपको मैप में देख लेना है, से गुजरने वाली यामयोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामयोत्तर को प्रमुख यामयोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर, जो अभी हम लोगों ने देखा बीच में जो थी, तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व यानी कि ईस्ट और 180 डिग्री पश्चिम यानी कि वेस्ट तक गणना करते हैं। प्रमुख यामयोत्तर तथा 180 डिग्री यामयोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर ये पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर ये पा का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामयोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है, यानी कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री जो पश्चिम है वो एक ही रेखा है, अलग अलग नहीं है, ठीक, एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश यानी कि समानांतर रेखाओं एवं देशांतरी यामयोत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखो, तो हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं। सबसे पहले ये हो गया हमारा उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे सारी रेखाएं आके मिल रही है, जो देशांतर रेखाएं हैं, ठीक, ये हो गई हमारी बीच की प्रमुख यामयोत्तर, ठीक, जो कि ग्रीनविच से होकर गुजरती है। तो ये हम लोगों ने इस ग्रिड को देख ली, ये जो है ये जो पूरा बॉक्स ऐसा है, ये है एक ग्रिड, ठीक। तो देखते हैं, अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में, आपको असम की लोकेशन देख लेनी है। असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ठीक, यानी कि जो असम का जो धुबरी क्षेत्र है उसकी लोकेशन बताई गई है कि 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड जो है हमारा 26 डिग्री नॉर्थ में और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर में, ठीक। तो अगर हम इसमें देखें तो पूर्व किस तरफ, पूर्व इस तरफ है, ठीक, ये हो गया हमारा पूर्व का क्षेत्र, और बता रहा है 26 डिग्री उत्तर, तो 26 डिग्री उत्तर कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक, यहाँ पे। तो 90 डिग्री बताया यानी कि ये तो 60 है, तो यानी कि और इधर पे होगा 90, और 26 जो है 26 हमारा यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक, उधर साइड, तो उत्तर में। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा, ठीक। तो मतलब ये जो देशांतर रेखा है ऐसे जाएगी पूर्व वाली, ठीक, और जो उत्तर वाली जो अक्षांश रेखा है वो इस तरीके से जाएगी, ठीक। ये अक्षांश रेखा ऐसे जाएगी ना, 26 डिग्री मान लीजिए, ये 26 डिग्री है, ये हो गई आपकी 26 डिग्री नॉर्थ में, और ये जो देशांतर दी हुई है ये वाली, ये हो गई आपकी 90 डिग्री, ठीक। तो ये जो यहाँ पे काट रही है, ये जो स्थान है, ये हमें किसकी धुबरी की स्थिति है, ठीक। तो इस प्रकार से जाना जा सकता है। अब देखिए यही चीज आगे समझाएगी। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर, यानी कि ये क्षैतिज हो गई और ये हो गई हमारी ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए, चित्र 2.7 में दिखाया गया है, ठीक। आगे चित्र 2.7 दिया हुआ है। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 तथा क्षैतिज रेखाओं को का खा गा गा ड़ा, ठीक, अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहां कुछ छोटे वृत्त खींचिए। छोटे वृत्तों को आ बा सा दा तथा धा नामों से व्यक्त कीजिए, ठीक। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं, ठीक। मान लेना है कि ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं हैं, ठीक, वो क्या करती हैं, ये जो रेखाएं ये पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं, ठीक। आगे देखते हैं। देखिए ये जो मैप है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है 2.7। इसको बहुत ही अच्छे से आपको समझना है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस तरीके से, ठीक। तो इसको सबसे पहले समझते हैं। ये है हमारी ग्रीनिच, यानी कि ये है प्रमुख यामयोत्तर, यानी कि 0 डिग्री है ये, ठीक। इसके यहाँ अगर देखें वेस्ट साइड, यहाँ पे जो है दिया गया है -3 -4 -5, तो यानी कि ये जो -3 -4 और -5 है, ये समय दिया गया है कि ये अगर यहाँ पे अगर 12 बजा है, ठीक, यहाँ पे अगर समझे कि 12 बजा हुआ है कहाँ पे, 0 डिग्री प्रमुख यामयोत्तर पे, तो इसके अगर वेस्ट में अगर आप बढ़ेंगे तो समय घट रहा है, ठीक। जैसे कि यहाँ पे जो समय है वो 12 से -3 कर दो, ठीक, यहाँ पे -4 कर दो, यहाँ पे -5 कर दो, इस प्रकार से। अगर इस तरफ आएंगे तो यहाँ +2 +3, ठीक। भारत में अगर देखें तो 5.5, यानी कि भारत का समय जो ग्रीनविच लाइन है उससे कितना 5.5 घंटे आगे है,
और यहाँ का क्या है, पीछे है। ठीक, इस तरीके से माइनस प्लस का ये चीज होती है। ठीक, माइनस मतलब समय घट रहा है, यहाँ पे प्लस मतलब समय बढ़ रहा है। ठीक है, तो इधर का समय हमेशा आगे रहता है, यहाँ दिया हुआ, यहाँ का समय पीछे रहता है। ठीक, तो आगे हम लोग देखें, ये हमारी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो कि इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी है। यहाँ का समय आगे, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये हमारा वेस्ट वाला ही पार्ट है। ठीक, ये वाला जो पार्ट है, सॉरी, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये ईस्ट वाला ही पार्ट है जो कि यहाँ यहाँ पे है। ठीक, यहाँ पे यहाँ से गया है तो ये ईस्ट वाला ही पार्ट है और वही यहाँ बताएगा। इसलिए यहाँ तक का जो समय है ये पीछे रहेगा और यहाँ से ये वाला जो समय है हमेशा आगे रहेगा। ठीक, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। आगे हम लोग देखें, अब आप देखेंगे कि वृत्त आ खा डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये जो आ है, वृत्त है, ये आ कहाँ पे, खा में, और उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये होगा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, और खा जो है उत्तरी अक्षांश है। ठीक, अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात करें। इसी प्रकार से अन्य वृत्त की स्थिति जो है आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखो, देशांतर और समय, इसके बारे में पढ़ते हैं। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। ठीक, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। यानी कि जब सूर्योदय जो दोपहर में जो होती है, जो उसकी परछाई की जो लंबाई होती है वो सबसे छोटी होती है, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय परछाई सबसे लंबी होती है। ठीक, क्योंकि सूरज डूब रहा होता है, तो डूब रहा होता है सबसे किनारे हो जाता है इस तरीके से, तो परछाई सबसे लंबी बन जाती है। जैसे यहाँ पे कोई है और यहाँ से कोई प्रकाश पड़ रहा है तो परछाई इस प्रकार से लंबी पड़ेगी। लेकिन अगर सूरज यहाँ पे है, ठीक है, सूरज अगर यहाँ पे है, यहाँ पे कोई खड़ा है, ठीक, तो परछाई उसकी बहुत ही छोटी बनेगी। ठीक, तो वो चीज बताई गई है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ठीक, पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है, यानी कि ईस्ट में है, इस तरफ है, ठीक, ईस्ट में है, उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। जो विधि है ये आपको ध्यान से समझनी है, देखनी है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपना अक्ष 360 डिग्री घूमती है। ठीक, 360 डिग्री घूमती है कितने समय में, 24 घंटे में घूम जाती है। अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री 4 मिनट, 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ठीक है, 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, कहाँ पे, ग्रीनिच जो प्रमुख याम्योत्तर है जो 0 डिग्री है, वहां पे जो दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में, यानी कि अगर देखें तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ठीक, तो 15 डिग्री पूर्व पूछ रहा है, 15 गुणा 4 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वह दोपहर का 1 बजा होगा। ठीक, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है तो 15 डिग्री में कितना घूमेगी, तो 15 गुणा 4 कर लिया। ठीक, तो कितना है, 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट मतलब 1 घंटा। ठीक, तो यानी कि जो 15 डिग्री पूर्व में जो समय होगा वो 1 घंटे आगे होगा। अगर लेकिन अगर मतलब 12 बज रहे हैं तो कितना होगा, 1 बजा होगा। ठीक, इस प्रकार से निकालते हैं। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय, जो पश्चिम है, जो यानी कि जो वेस्ट का समय है, वो 1 घंटा पीछे होगा, यानी कि वहां सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। ठीक, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय जो समय है समान है। आगे देखें, हम मानक समय क्यों मानते हैं, ये इसके बारे में पढ़ते हैं। अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका, ठीक, इसकी लोकेशन आपको देखनी है, द्वारका कहाँ पे, गुजरात में कहाँ पे, ठीक, असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटे 45 मिनट का अंतर होगा। ठीक,
गुजरात और असम, गुजरात का जो द्वारका है, असम का जो डिब्रूगढ़ है, उसके जो समय में जो उन दोनों के समय में जो अंतर है, 1 घंटा 45 मिनट का अंतर हो। क्यों? क्योंकि गुजरात जो है बिल्कुल हमारा वेस्ट में है और जो असम है हमारा ईस्ट में है। ठीक? तो इतनी जो दूरी पड़ जाती है, इसलिए समय में भी अंतर देखा जाता है। ठीक? इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व, ठीक, 82.5 डिग्री पूर्व इस प्रकार से भी लिखा जाता है, को मानक याम्योत्तर माना गया है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। किसे? 82.5 डिग्री पूर्व, यानी कि ईस्ट। क्या है ये? हमारे 82.5 डिग्री पूर्व। ये जो है, जो बिल्कुल लास्ट में जो आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश से जो छू रही है, वो 97 डिग्री ईस्ट है, और जो हमारी गुजरात को जो छू रही है, ये वाली जो लाइन है, ये 68 डिग्री ईस्ट है। ठीक? और ये हमारी 82.5 डिग्री पूर्व, जो कि हमारा मानक याम्योत्तर है। ठीक? आगे देखें। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा। अर्थात भारत के समयानुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा। मतलब लंदन में अगर 2 बजे शुरू हो रहा है दोपहर में, अपराह्न मतलब दोपहर, मतलब 12 बजे बाद का समय। ठीक? तो 2 बजे अगर शुरू हो रहा है, क्योंकि भारत का समय 5.5 घंटे आगे है, इसलिए 7:30 बजे भारत में शुरू होगा और देर रात में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? भारत ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्व क्यों? क्योंकि 82.5 डिग्री हमने माना है मानक समयोत्तर, इसलिए इसको मानेंगे भारत की मान जो वो है स्थिति। ठीक? तो भारत कहाँ पे है? 82.5 डिग्री पूर्व में, यानी कि ईस्ट में स्थित है। यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5.5 घंटे जो है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। ठीक? ये आपको समझ में आ गया। आगे, कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। ठीक? रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक? इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ठीक? अभी हम लोगों ने इस चीज को समय देख लिया कैसे क्या निकालते हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर है ये हो गया कंप्लीट। बाकी अभ्यास प्रश्न ये आप देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट चैप्टर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था और बिल्कुल बेसिक है, ये ज्योग्राफी का बिल्कुल बेसिक। तो इस चीज को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना। पूरा जो अगर जो भी चीज आपको समझ में नहीं आई होगी, उसको फिर से दोबारा से वीडियो को देखना है और जल्दी देखना है, स्पीड में देखना है, ताकि उसको अच्छे से समझ में आए। ठीक? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।